वैशाली सीट की जो जीत है वो कोई मामूली जीत नहीं है। वो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बड़ा झटका है। ऐसे का लेन देन कहाँ होता है ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। चिराग पासवान जी को अगर आप ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा तो आपका ये जो न्यूज़ चैनल है हो सके स्टार प्लस, स्टार उत्सव, सोनी मैक्स में बदल जाएगा। जब उपचुनाव में कहता है सरकार बनाएंगे, राजा एक सीट पर भी चुनाव हो कहता है सरकार बनाएंगे। मैं भी तो यादव का बेटा था, मैं भी तो पिछड़ा का बेटा था। क्या हुआ मेरे साथ? ये नरेंद्र मोदी जी तो आलू सब्जी और तेल नहीं बेच रहे हैं अपने आवास के बाहर कि हम महंगा दाम कंट्रोल करने का काम जितना गवर्नमेंट का है उतना ही सुझाव देने का काम विपक्ष का। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। खास मुलाकात के सिलसिले में आज मुलाकात बिहार के एक चर्चित युवा से जो कि अभी रालोजपा यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। एमएलसी चुनाव से शुरू करते हैं। हालांकि चुनाव बीत गया, परिणाम भी आ गया, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि धन के बल पे ये चुनाव यानी कि एक सीट आप लोगों को मिल पाया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विरोधी हमारे हैं, हमारे दल के जो विरोधी हैं, उन विरोधियों के पास कोई तरह का मुद्दा नहीं रहा हमारे पार्टी का विरोध करने में। हमारे पार्टी को एक सीट मिली थी वैशाली, जिसको हम लोगों ने 100% रिजल्ट देने का काम किया। और वैशाली सीट की जो जीत है वो कोई मामूली जीत नहीं है। वो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बड़ा झटका है कि उनका जो क्षेत्र रहा है राघोपुर, वैशाली जिला, वहाँ से उनके दल को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो विरोधी में तो खलबलाहट स्वाभाविक सी बात है कि होना ही होना है। तो वो धन बल की बात करे या बाहुबल की बात करे, वो तो लोगों ने देखा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ना न्यूज़ के माध्यम से कि धन बल के दम पे किसने टिकट लिया, कौन चुनाव में जाते हैं और पैसे का लेन देन कहाँ होता है, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। चिराग पासवान और उनके पार्टी का बड़ा आरोप है बंगला छीन लिया गया, लेकिन चाचा जी यानी पशुपति पारस जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले इस पूरे मुद्दा पे। और उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस खेल में वो भी शामिल है। देखिए, हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं। अभी आप एक पत्रकार हैं और आप एक बिहारी करेजा न्यूज़ चैनल लेकर आप चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल है। चिराग पासवान जी को अगर आप ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा तो आपका ये जो न्यूज़ चैनल है हो सके स्टार प्लस, स्टार उत्सव, सोनी मैक्स में बदल जाएगा। ये लोग कलाकार लोग हैं, ये लोग नेता लोग नहीं हैं। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये अपने आप को बिहार का सीएम घोषित करवा रहे हैं बापू सभागार में। ये एक तरफ मोदी जी के हनुमान कहते हैं अपने आप को। 12 जनपद को खाली करने का हाईकोर्ट का आदेश रहा। आप एक सांसद हैं, आपके वजह से पार्टी टूट गया, आपके वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, आपके वजह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो छवि रहा है, जो उनको देश का दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है, उनके सपनों को ना तो आपने पूरा करने का प्रयास किया बल्कि उनके सपनों को तार तार किया। रोड पे फ़ोटो तक फेंकवा दिया, अंबेडकर साहब का फ़ोटो फेंकवा दिया। क्यों नहीं चिराग पासवान जी का टीवी, एसी, फ्रिज, उनका सामान, उनके घर के अन्य चीज़ों को भी तो रोड पे होना चाहिए था। और जब हाईकोर्ट का नोटिस था तो उसके बावजूद आप कर रहे हैं। पटना आकर एयरपोर्ट पे आप बीजेपी के नेताओं को ब्लैकमेलिंग करने का धमकी देने, खुलासा करेंगे। अरे भाई, ये कोई ड्रामा थोड़ी ना चल रहा है। वो लोग कलाकार लोग हैं, टीवी सीरियल वाले लोग हैं, फिल्म वाले लोग हैं। और आप लोग अगर उनको तवज्जो दीजिएगा तो आपका भी चैनल बहुत जल्दी स्टार प्लस में बदल जाएगा। उनको इतना नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको नोटिस कौन ले रहा है? बिहार की जनता नोटिस ले रही है क्या? आप देखिए, एमएलसी के चुनाव में खुलकर उन्होंने समर्थन किया। ऑडियो क्लिप आया, वो भी ऑडियो क्लिप में किससे? एक पंचायत के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, प्रखंड के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। हमारे जीते हुए प्रत्याशी भूषण राय जी को हराने का प्रयास कर आरजेडी को जिताने में लगे थे, तब भी हार गए। उनका जो संसदीय क्षेत्र जमुई है, वहाँ से उनको बहुत बुरी तरीके का हार का सामना करना पड़ा। कुशेश्वर स्थान में उनको हार का सामना करना पड़ा। प्रत्याशी नहीं मिल रहा उनके पास। वो पब्लिक को जोकर बना रहे हैं, पब्लिक को नहीं, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को। पटना आना है, एयरपोर्ट पे स्वागत कराना है और चाचा को सिर्फ गाली देना है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम बोलना तो चाहिए था, क्योंकि रामविलास पासवान जी को नेता मानते हैं पशुपति पारस जी। आप मुझे पहले एक स्पष्ट बात हमें बता दीजिए कि क्या राजनीतिक मैदान
और राजनीतिक में जो सुख और सुविधा जो दिया जाता है एक जनप्रतिनिधि को, वो किस आधार पे दिया जाता है? उसके पद के आधार पे दिया जाता है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं रहें, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक रहें तब तक 12 जनपद आवास उनका रहा, वो बतौर मंत्री पद पे रहें। माननीय चिराग पासवान जी को जब नोटिस दे दिया गया हाई कोर्ट से, तो क्या देश का कोई भी समझदार व्यक्ति न्यायालय के आदेश पे हस्तक्षेप करता है? न्यायालय के आदेश का कोई भी अवहेलना कर सकता है? उस पे वो क्या बोलते हैं? जब आया आवास, और आवास खाली हुआ किसके वजह से? आवास तो खाली चिराग पासवान जी की वजह से हुआ। ना तो वो 2020 में आरजेडी का समर्थन करते, ना तो बीजेपी के जेडीयू के पीठ में चूड़ा भोगते, और ना तो उनसे ये आवाज़ जाता। आवास तो उनकी पर्सनल संपत्ति नहीं है। अगर उनकी पर्सनल संपत्ति होती और कोई कब्जा करता तब ना उसमें कोई लोग बोलता। वो तो सरकार का चीज़ है, जनता का चीज़ है। जो मंत्री बनेंगे उनको वो मिलेगा, जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा। आप ज़बरदस्ती रहिएगा तो ये तो कहीं से औचित्य नहीं बनता है ना। आपने कहा कि राजद का ज़मीन खसका दिए, लेकिन सवर्ण जो वोटर है वो कहीं ना कहीं राजद अपने पाले में ले रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। और बोचहा चुनाव में कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है। इस पे क्या कहें? आप हमको एक बात पहले बता दीजिए, राजद का कहना पर विश्वास करते हैं? राजद क्या कहता है? राजद एमएलसी के चुनाव में कहता है सरकार बनाएंगे, राजद उपचुनाव में कहता है सरकार बनाएंगे, राजद एक सीट पे भी चुनाव हो कहता है सरकार बनाएंगे। और बिहार के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी और केंद्र के अंदर में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी का जो राजनीतिक एजेंडा है वो बिल्कुल जाति और धर्म से अलग है। विकास की बात होती है। क्या जो पटना में जो सड़कें बनी है, जेपी सेतु, अटल पथ जो बनी है, यहाँ जो पेप्सी का जो बेगूसराय में जो इतना बड़ा मेगा प्लांट खोला है, क्या वो पूछ कर खोला गया है कि इसमें पिछड़ा आएंगे, दलित आएंगे, स्वर्ण आएंगे? सब जाति का एक ही उद्देश्य होता है कि हम वोट विकास पे करेंगे, और वो विकास एनडीए गवर्नमेंट ने करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों या पूरा विपक्ष हो, उनके पास एजेंडा क्या है? जाति, यादव, मुस्लिम, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? मैं भी तो यादव का बेटा था, मैं भी तो पिछड़ा का बेटा था, क्या हुआ मेरे साथ? तो ये सारी चीज़ों को जनता देख ली है। और आप एक बोचहा चुनाव को मत देखिए, आप पूरे बिहार के चुनाव को देखिए। उपचुनाव में हार हुआ, एमएलसी में बुरी तरीक़ा से हार हुआ, देश के 5 राज्यों में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गवर्नमेंट बनाने का काम किया गया। तो वोटर किसके साथ है? वो देश की जनता और बिहार की जनता भली भांति समझ रही है। बेरोजगारी का दर बढ़ते जा रहा है, रोजगार सृजन को लेकर क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि बेरोजगारी के साथ साथ आपने एक लाइन छोड़ दिया, महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई देश में है, इसमें कोई नो डाउट। और ये क्यों है, इसका मेन एजेंडा मालूम होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो आलू, सब्जी और तेल नहीं बेच रहे हैं अपने आवास के बाहर कि हाँ महंगा दाम है। कैसे दुकानदार आप मार्केट में जाते हैं तो ये दुकानदार 500 कंट्रोल करना तो उनका, मुझे सुन लीजिए ना, ये 500 का बेच रहे हैं, वो 1000 का बेच रहे हैं, तो वो जो 1000 का बेच रहे हैं उनका अपना प्रॉफिट होगा। तो देश के अंदर में कोई भी सामान जो बिकता है वो नरेंद्र मोदी जी की और किसी की जेब में नहीं जाता, वो राज्य के और देश के खजाना में जाता है। देश की बढ़ती आबादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके का युद्ध का जो यूक्रेन रशिया का जो माहौल चल रहा है, इतने बड़े महामारी से हमारा देश बाहर निकला है, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक आर्थिक स्थिति पे और देश के नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संतुलन थोड़ा डगमगाया है, जिसका काम, जिसको कंट्रोल करने का काम जितना गवर्नमेंट का है उतना ही सुझाव देने का काम विपक्ष का भी है। लेकिन विपक्ष की भूमिका का नाम हम बताइए क्या कर रहे हैं वो लोग? विपक्ष लगा है चुनाव लड़वाने में, चुनाव जितवाने में। आप रोजगार की बात करते हैं, देश की जो बढ़ती आबादी है और बिहार के अंदर में और देश के अंदर में जो रोजगार का स्थिति है, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जो एमएसएमई, ये जो तमाम जो योजनाएं जो गवर्नमेंट ने लाया है वो किसके लिए लाया है? आप रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, सचिवालय का, चपरासी का? आप रोजगार का मतलब सिर्फ रेलवे का, प्यून का नौकरी खोज रहे हैं क्या? क्या वो रोजगार नहीं है कि भारत सरकार युवाओं को 10 लाख का लोन दे रही है कि अपना स्टार्टअप शुरू करें? क्या बेगूसराय में पेप्सी का इतना बड़ा फैक्ट्री खोल गया 5500 करोड़ रुपए का, जिसमें कि अस्थायी 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? ये विपक्ष तारीफ लायक के विपक्ष को नहीं करना चाहिए कि हाँ ऐसे से रोजगार का मौका देना चाहिए? हमारे केंद्र के मंत्री हैं माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी, फूड प्रोसेसिंग
के वो मंत्री हैं, क्या उन्होंने पूरे देश भर में कल कारखाने लगवाने का काम किया या नहीं किया? सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया या नहीं किया? अगर आप रोजगार, अगर आप सत्ता की तरफ से मांग करते हैं तो विपक्ष का भी ये काम होता है कि सरकार के योजनाओं को वो जनता तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन विपक्ष जो यहाँ पे है, कोई चाचा को गाली देने में व्यस्त है, कोई चाचा को कुर्सी से उतारने में व्यस्त है। ये जो नए जो भतीजे लोग आए हैं, बड़े घर वाले भतीजे लोग, ये लोगों के पास कोई तरह का मेंटालिटी नहीं है। हम लोग एक गरीब घर के लोग हैं। पशुपति कुमार पारा चाचा जी को हम चाचा मानते हैं और हमें बहुत एक अच्छा महसूस होता है कि एक इतने बड़े ओहदे वाले व्यक्ति एक गरीब घर के छात्र को बहुत सम्मान देते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो विपक्ष है आपके मीडिया के माध्यम से, कि वो रोजगार और महंगाई कैसे आए और क्या क्या सरकार का योजना है वो लोगों तक पहुंचाए। पेट्रोल डीजल महंगा है। पेट्रोल डीजल क्या है भाई? मतलब घर में किसी के बन रहा है? अरे कोविड में हवा भी तो बिका है, ऑक्सीजन। तो उसमें आप क्या कहिएगा कि सरकार का दोष है? नेचुरल रिसोर्सेज है, आबादी बढ़ रही है। अब जाहिलों के बीच में जाइएगा तो जाहिल को सब चीज़ फ्री में चाहिए। अब हमको ताज्जुब लगता है कि अगर नहीं तो बैलेंस तो सरकार को ही क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि जिस अवस्था में अभी पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो युद्ध चल रहा है, इकोनॉमिक्स जो होता है ना, वो एक घर में बैठकर डिसाइड नहीं होता, वो हर एक चीज़ का प्लानिंग होता। ब्यूरोक्रेट्स लोग उस पर बैठते हैं, पॉलिसी मेकर्स लोग उस पर बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश क्या व्यापार कर रहा है उस पर बात होती है। आज आपके भारत के अंदर में वो चीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था, हमारे भारत से अब सामान बनकर बाहर जा रहा है। बीज से बाजार तक का योजना आ रहा है, किसान संप्रदा योजना आ रहा है, फूड चेन से लेकर फूड पार्क, कोल्ड चेन से लेकर मेगा फूड पार्क, तब सब में सरकार मदद कर रही है। लेकिन जो भी बैलेंसिंग करने का जो अथक प्रयास होना चाहिए, सकारात्मक प्रयास होना चाहिए, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री लगातार करते आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे देश में 5 राज्यों में 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार ने फिर से सरकार बनाने का काम किया। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ये मोदी जी नहीं होते तो आज जो कोविड में जो सभी 140 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन लग गया, वो नहीं लगता। आपको वैक्सीन का भी घोटाला मालूम चल जाता। लोग यहाँ फ्री में वैक्सीन लगाए हैं, विपक्ष के लोग सारे, यही वही लोग हैं ना जो वैक्सीन पे भी उंगली उठा रहे थे कि बेकार है, नहीं लगाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर क्यों लगवाएं? फिर ये क्यों लगवाएं? नहीं लगवाना चाहिए। आज देश आगे बढ़ रहा है तो देश का जो पैसा है वो देश के विकास में ही लग रहा है और महंगाई को कंट्रोल करने का लगातार केंद्र सरकार प्रयास कर रहा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस हालात में चल रहा है। आज भारत की क्षमता को जब पूरे विश्व ने देखा ना, भारत की क्षमता को पूरे विश्व ने देखा, और भारत जो है वो इतना कोविड में काम किया जितना कि अन्य राज्यों ने भारत को सहारने का काम किया, भारत की तारीफ करने का काम किया। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? सरकार लगातार प्रयासरत है, महंगाई भी कम होगा, रोजगार भी बढ़ेगा तब जब विपक्ष एक सकारात्मक राजनीति करेगा। ये जो ड्रामा जो सब चल कर रहा है, ये ड्रामा जब तक बंद नहीं होगा, जब तक युवाओं के साथ छल कपट नहीं खत्म होगा, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। ये लोग प्रोपेगेंडा बनाते रहेंगे। आखिर के 2 सवाल। हत्या, बलात्कार, लूट बढ़ते जा रहा है, इसमें तो वैश्विक चीज़ों को आप नहीं ये कर सकते हैं, इस पर क्या करिएगा? देखिए, हत्या, बलात्कार और जो जिसको आपकी मोटा मोटी आप कह सकते हैं क्राइम रेट, क्राइम जो है वो एक समाज का एक वो नकारात्मक चीज़ है जिससे कि ना आप परहेज कर सकते हैं ना हम परहेज कर सकते हैं। सरकार का काम ये होता है कि क्राइम होने के बाद वो कार्रवाई क्या करती है। एक चीज़ इसमें हम बस पूछना चाहेंगे कि ठीक है कि बंदूक लाया, कोई गोली मार दिया, बंदूक कहाँ से आ रहा है? मेरी बात आप सुन तो लीजिए सर। बंदूक लाना, अच्छा बंदूक तो आप हथियार का नाम ले लिए, बलात्कार करने के लिए कोई सामान कहीं से लाता है? नहीं, वो तो मानसिकता है। हत्या तो की मानसिकता से करता है, किसी उद्देश्य से करता है जो भी हत्यारा होता है।
गवर्नमेंट आपके घर घर में जाकर आपको ऐसे खोल खोल कर चेक नहीं करेगी। अगर आप कुछ गलत करते हैं, खुलेआम अगर तमंचा लहराते हैं पटना के कारगिल चौक पे, और सरकार अगर आंख बंद कर कर देखती है, तब सरकार उसमें दोषी होती है। हत्या करने के बाद कमर में पिस्तौल खोंसकर लंगरटोली चौराहा पर अगर आप चाय पीते हैं और पुलिस की जिप्सी आपके सामने में खड़ी होती है, तब सरकार जो है वो तमाशा देखती है। यहाँ पे अगर हत्या होती है तो 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे कार्रवाई करके रिजल्ट दिया जाता है। जिस जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ से कुछ दूरी पे पटना के बाकरगंज में लूट हुई थी, बहुत बड़ी लूट हुई थी। 48 घंटा के अंदर पटना के एसएसपी ने सारे मुद्दों को खुलासा किया था। दानापुर में दीपक मेहता के हत्याकांड हुआ था, 24 घंटा से 48 घंटा में प्रशासन ने कार्रवाई करने का काम किया। आप पूरे बिहार का 38 जिला का लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ वहाँ सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया है। और समाज के अंदर में ये हिंसा अगर बढ़ रहा है तो इसके दोषी कहीं ना कहीं आप और हम हैं। कार्रवाई होता है तो ये लोग जाति का नाम लेते हैं कि नीतीश कुमार पिछड़ा को दलित को जेल भेज रहा है। दारू में कोई धराता है तो उसमें कहते हैं कि नीतीश कुमार पिछड़ा दलित को जेल भेज रहा है। तो यहाँ तो क्राइम को भी जाति में लोग बांट रहे हैं, विपक्ष के लोग। तो जब क्राइम को जब विपक्ष लोग जो जाति में बांट रहे हैं, तो वो लोग एक भय का माहौल बना रहे हैं। आज मगध मेला से जो लड़कियां जा रही हैं सब्जी बाग में, मगध मेला से जो लड़कियां जा रही हैं सुल्तानगंज में, कितनी लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रहा है, कितनी लड़कियों को मन चले लोग सीटी मार के दुपट्टा छीन रहे हैं, लिस्ट है। तो जो कार्रवाई नीतीश कुमार जी ने लगातार किया है वो काफ़ी सकारात्मक है। और वो कार्रवाई का देन है कि आज कहीं ना कहीं बिहार की वो आवाम जिनके बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं, सेंट माइकल्स में पढ़ते हैं, वो आज घर में सुख शांति से हैं कि मेरा बच्चा सही समय पे घर आ जाएगा। और बड़े से बड़े बाहुबली को आप उठा लीजिए लिस्ट, बड़े से बड़े क्राइम करने वाले लोगों का लिस्ट आप उठा लीजिए, सब सलाखों के पीछे हैं। और बड़े से बड़े बाहुबलियों को और क्रिमिनल को कौन सदन में भेजने का प्रयास करते वो भी आपके सामने में है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार को सुख शांति समृद्धि में लाने का प्रयास कौन कर रहे हैं और बिहार को अशांति और हिंसा की तरफ ढकेलने में कौन प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल, बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छात्र और युवाओं को किस आधार पे आप अपने पार्टी से जोड़ रहे हैं? और एक और चीज़, क्या उनको सम्मान मिल रहा है जो मिलना चाहिए पार्टी? मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पूरे देश के छात्र और नौजवानों को अपने पार्टी की तरफ एक ही मुद्दा से जोड़ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी के उद्देश्य पे आत्मनिर्भरता। आज हमारे केंद्र के सरकार ने, बिहार सरकार ने जो छात्र नौजवानों के लिए जो रोज़गार को लेकर, जो उनके विकास को लेकर, उनके खुद के भविष्य को लेकर जो आत्मनिर्भरता जो लाने का काम किया कि आप खुद कमाओ, आप खुद ये काम करो, तो वो एक छात्र नौजवान के लिए एक बहुत बेहतर सुनहरा अवसर है। हमारे बिहार के उद्योग मंत्री माननीय शहनवाज हुसैन साहब ने कई सारे बिहार के छात्र और छात्राओं को लोन तक देने का काम किया। स्टार्टअप इंडिया के तहत में अगर आपके पास कुछ भी कॉन्सेप्ट है काम करने का, मशरूम उगाने का है, ब्लैक राइस उगाने का है, आपके पास मक्का, जो बिहार सबसे बड़ा मक्का का जो प्रोड्यूसर है, मक्का, गेहूं, चावल, मछली पालन से लेकर सब जगहों पे सब्सिडी देते हुए छात्र और नौजवानों को काम करने का मौका देने का काम किया है। सरकारी नौकरी में जैसे कैसे विधानसभा में 243 सीट है और लोकसभा में 545 सीट है, उसी तरीके से सरकारी संस्थाओं में भी सीटों की एक लिमिटेशन है कि हाँ इतने ही लोग होंगे। तो जब इतने ही लोग होंगे तो बाकी लोग कहाँ होंगे, इस पे तो कोई बात नहीं किया। तो उन बाकी लोगों के लिए हमारे सरकार ने एक मजबूत और सकारात्मक जितने योजनाओं को लाने का काम किया, उन तमाम योजनाओं को हम छात्र नौजवानों तक लेकर जाते हैं और वहाँ उनको बताते हैं और वो हमसे जुड़ते हैं। हम छात्र और नौजवान से जाति के नाम पर झंडा नहीं उठवाते कि हम आकाश यादव हैं, आप झंडा उठाइए, आप भी यादव हैं। हम फलानवा खान हैं, झंडा उठाइए, हम ये हैं। हम टोपी लगा के, तिलक लगा के वोट नहीं मांगते हैं। हम छात्रों नौजवानों के बीच में जाकर उनके जो विकास की बातें हैं, उनको लेकर जो योजनाओं की बातें हैं, उनको लेकर जाते हैं और उन तक हम बात को पहुंचाते हैं। और रह गई बात सम्मान की बात, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक 17 साल की उम्र से राजनीतिक शुरू करने वाला व्यक्ति थे हम, जिस वक्त हमको इंटर और ग्रेजुएशन कर कर हमको यूपीएससी बीपीएससी का नौकरी में जाना था, हम उसमें पार्टी का झंडा उठा रहे थे। उस व्यक्ति को जब राजद ने लात मार के निकाल दिया तो उस लड़के को संभाला किसने?
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी ने, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज जी ने समेत राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, तो इससे बड़ा सम्मान व्यक्तिगत हमारे लिए तो कुछ नहीं होगा। और रह गई बात कि हमारे बाकी कार्यकर्ताओं का, तो मैं आपको बता दूं, भगवान ना करे कभी अगर आपको भी ज़रूरत पड़ेगी रात के 2 बजे, तो बिहार में आपके लिए एक ऐसा केंद्र के मंत्री बैठे हैं माननीय पशुपति कुमार पारस जी और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी, जिनका कि लेटर पैड और टेलीफोन करने वाले लोग 24 घंटा उनके सरकारी आवास पे, सरकारी ऑफिस में, पटना से लेकर दिल्ली तक में अवेलेबल होते हैं। और मैंने 7 साल 8 साल जितना दिन मैंने राजद को समय दिया, जितना मैंने इलाज और जितना मैंने मदद आम लोगों का उस वक्त नहीं किया, उससे कई गुना ज़्यादा मदद आज हम कर पा रहे हैं माननीय श्री पशुपति कुमार पारस चाचा जी और प्रिंस राज जी के वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे आकाश यादव। हर एक मुद्दा पे इन्होंने बड़े बेबाकी से राय रखा है। तब तक के लिए हमारे पेज से जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।